अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। इससे पहले कि मैं बताऊं कि कौन ऑल आउट हो गया और कौन ऑल आउट नहीं हुआ, लेकिन एक अफसोसनाक खबर हमारे पैनलिस्ट हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बड़ी खिदमात हैं जिनकी शुएब हबीब साहब पिछले हफ्ते भी हमारे साथ शो का हिस्सा थे। उनके बड़े भाई का अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस की बात है शुएब हबीब साहब, हम सब आपके गम में बराबर के शरीक हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा जब मैं कभी नहीं होता हूं तो मेरी जगह पर होते हैं या फिर आमतौर पे हमारे पैनलिस्ट में शामिल होते हैं एंकर तौकीर खालिद। उनके चचा का भी आज इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हम उनके भी गम में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अक्सर आप हमारे स्टूडियोज में देखते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑल आउट होने की। ऑस्ट्रेलिया तो हमसे ऑल आउट हो ही नहीं रहा, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट खेली है। सच्चाई से अगर हम देखें तो फिर खौफ के साए में सीरीज का आगाज किया हमने, और वो खौफ हम पे एंड तक तारी रहा डर की वजह से। और वो कहते हैं ना, फॉर्च्यून्स फेवर्स दी ब्रेव्स। और वाकई में ये ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया। जो उनकी डिक्लेरेशन थी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है हम अगले 5 दिहाइयों के बाद भी ऐसी डिक्लेरेशन नहीं लेंगे जो ऑस्ट्रेलिया ने हमारे मुल्क में हमारी कंडीशन में ली थी कि 351 रन आपको 121 ओवर में बनाने, 121 ओवर आपको दिए थे। लेकिन उन्हें अंदाजा था कि आप खौफ के साए में क्रिकेट खेल रहे हैं, आप डरे डरे खेल रहे हैं। कराची में जिस मुश्किल के बाद हम बचे थे, खौफ के आलम में हमने क्रिकेट खेली थी, और जिस मुश्किल के बाद हम बचे थे वही सिलसिला हमारा लाहौर में भी दिखाई दिया। जिस तरीके से पहली इनिंग में हमारा कोलैप्स हुआ था कि 44 रन पर हमारे 8 आउट हो गए, 58 पे हमारे 8 आउट हो गए थे, और आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 20 रन का इजाफा कर पाई थी स्कोर में। और ये एकदम से जब हमारे पैर हिलते हैं तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। यही फिर दूसरी इनिंग में भी हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह अपनी दूसरी इनिंग तेज रफ्तारी से खेली थी, इवन के उस्मान ख्वाजा जो इस सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए 456 रन स्कोर करने के बाद, उन्होंने भी बड़ी हैरत जाहिर की थी जब चौथे दिन का खेल खत्म हुआ था कि हमें एटलीस्ट 30-40 रन और बनाने चाहिए थे। ये बड़ी खतरनाक किस्म की डिक्लेरेशन की है पैट कमिंस ने, लेकिन पैट कमिंस ने फिर घूम के नहीं देखा। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने जिस अंदाज से पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचाया, 5 आउट कर दिए नेथन लाइन ने। हमारे स्पिनर्स परफॉर्म ही नहीं कर सकते पूरी सीरीज में, क्योंकि हम बार बार कह रहे थे जाहिद महमूद को शामिल कर लें, जाहिद महमूद को शामिल कर लें, लेकिन आपने जाहिद महमूद को शामिल नहीं किया। आप साजिद अली और नोमान पर ही डिपेंड करते रहे। रिजल्ट ये निकला कि स्पिन ट्रैक पे हमारे स्पिनर्स उस तरीके से आउट ही नहीं कर सके। हमने उन्हें बैटिंग के लिए भेजा तो साजिद अली थोड़ी देर जाके खड़े हो गए थे। मेन काम उनका आउट करके देना था, वो उनसे नहीं हुए। फिर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, हसन अली को हम कंटिन्यू खिलाते गए। लोग बात कर रहे थे, सरफराज नवाज साहब भी पिछले हफ्ते शो में आए थे, उन्होंने भी ये बात कही थी, हसन अली 100% फिट नहीं लग रहे, उनकी कमर नहीं लग रही है। लेकिन ऐसी कौन सी दोस्तियां हैं जो निभाई जा रही थी। इमामुल हक को हमने पहले टेस्ट में खिलाया, इस मैच में भी उन्होंने 70 रन की इनिंग खेली, बड़ी क्रूशल मौके पे 70 रन की इनिंग खेली। लेकिन हक तो शान मसूद का बनता था। हर आदमी यही बात कर रहा था कि शान मसूद की फर्स्ट चॉइस थे, वो जितने डोमेस्टिक में रन स्कोर करके आ रहे थे। लेकिन पसंद ना पसंद, कोई बाबर आजम का दोस्त है तो कोई किसी और का दोस्त है, और वही दोस्तियां निभाते रहे। फहीम अशरफ अनफिट हुए तो वसीम जूनियर टीम में मौजूद हैं, लेकिन वसीम जूनियर का मौका नहीं होता, क्योंकि पता नहीं कुछ ऐसी लड़ाई लग रही है कि उनका खिलाड़ी नहीं आ जाए या हमारा खिलाड़ी नहीं आ जाए या हमारा खिलाड़ी कहीं बाहर ना हो जाए। कुछ ना कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सब कुछ सेटल दिखाई नहीं दे रहा। और रमीज राजा साहब ने आने के बाद जिस तरीके से बातें की थी, बड़ी कोई एग्रेशन होगी पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, अब हम जो है वो फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे और हमारा अंदाज भी मुख्तलिफ होगा, हमारी पिचेस भी मुख्तलिफ होगी। रमीज राजा साहब, माजरत के साथ, जो पिचेस आपके दौर में इस सीरीज में बनी ऐसी तो माजी में हमने देखी नहीं है कि जो इन पिचेस के ऊपर हमने सीरीज खेली है, जिस खौफ के साए में हम क्रिकेट खेलें, उसका रिजल्ट फिर यही आना था। अब इस खौफ के असरात ओडीआई सीरीज में क्या होंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि 115 रन से लाहौर टेस्ट मैच हारने के बाद हम सीरीज तो गवा चुके हैं। लेकिन ओडीआई सीरीज में जबकि उनके कई बड़े प्लेयर्स जो आईपीएल खेलने चले गए, वार्नर, पेट कमिंस, मिचेल स्टार्क, मैक्सवेल आ ही नहीं रहे, जोश हैजलवुड, ये तमाम के तमाम अब अवेलेबल नहीं होंगे। स्टीव स्मिथ की इंजरी हो गई है, वो वापस चले गए वतन। कई सारे नए प्लेयर्स हैं, लेकिन जिस खौफ के साए में हम पिछले कोई 1 महीना क्रिकेट खेले, उस खौफ के साए से कैसे निकलेंगे, इस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट
कमेंटेटर, इसके साथ साथ एक बड़े डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता हैं और आज भी वाबस्ता हैं, सईद आज़ाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमारे मेहमान हैं क्योंकि चंद दिन के लिए रह गए हैं, उसके बाद वापस इन्हें अमेरिका जाना है, लेकिन ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने आलमी रिकॉर्ड कायम किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में 350 रन की इनिंग खेली। कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की टीम को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जब ये थे तो लीड किया करते थे। इसके अलावा 2 डबल सेंचुरियां इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, रन ही रन के अंबार थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट कि ये पाकिस्तान को उस वक्त रिप्रेजेंट नहीं कर सके कि जब जबरदस्त किस्म के ये क्रिकेटर रहे अपने दौर में। राशिद इसरार साहब, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सईद भाई, खौफ के साये में सीरीज शुरू की थी और वो खौफ बिल आखिर सीरीज की शिकस्त पर खत्म हुआ जाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, वैसे आपने पूरा मेरे ख्याल में इतना ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का पूरा बता दिया कि जिस तरह से क्रिकेट शुरू हुई, विकेट और फिर उसके बाद, मगर मैं आपको आज तरह से हट के बात करूंगा। मैं ना किसी लड़के पे बात करूंगा, ना किसी मैनेजमेंट पे बात करूंगा। मैं आपको एक क्लियर कर दूं बात कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20, ये तीसरे नंबर, ये पहले नंबर पे टेस्ट क्रिकेट है, दूसरे नंबर पे वनडे है, तीसरे नंबर पे T20। ये पाकिस्तान की टीम T20 की सिलेक्ट हुई है और T20 क्रिकेट बैट पकड़ने से, बॉल करने से क्रिकेट जरूर हो गई है, मगर जिसका नाम क्रिकेट है उसमें देखें, टेस्ट क्रिकेट में होता क्या है? टेस्ट क्रिकेट में करैक्टर इन्वॉल्व होता है, टेस्ट क्रिकेट में जहानत इन्वॉल्व होती है, टेस्ट क्रिकेट में क्लास इन्वॉल्व होती है। अगर मैं बातें करने लगूं, समझाने लगूं आपको, तो इस टेस्ट क्रिकेट, और वो भी रमीज राजा को तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उसने इतना बड़ा दिल कर लिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, ऑस्ट्रेलिया ही आ गई। नहीं तो अभी हमारी टीम कोई सा भी हम सुपरस्टार, 2-2 साल के सुपरस्टार कोई क्रिकेटर होते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो हमारे यहाँ रुक कोई नहीं रहा ना सर। नहीं रुके, मैरिट है ही नहीं। देखिए मैरिड होगा तो आप शफीक को हमने इतना तैयार किया, आप बताएं ना, आपने मैरिड ही नहीं है। अब हर आदमी फेवरिज्म में खेल रहा है, मगर टेस्ट क्रिकेट का एक मुकाम बहुत अलग है। अभी हमें बहुत टाइम चाहिए टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर निकालने के लिए। देखें हम लोग ये पीएसएल जो हुआ है, और मैं ये कहता हूं कि ये क्रेडिट जाता है कि हमें पाकिस्तानियों को लाइवली कर दिया इसने, और क्रिकेट बचा ली पाकिस्तान की। नहीं तो जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल पिछले काफी सालों से चल रहा है, तो ये पीएसएल की वजह से जो लड़के करंट जो टैलेंट जल्दी से ऊपर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग में पाकिस्तान खिला दो, ये खिला दो। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं नसीम, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने शेर के और आप ये समझ लें गीदड़ को खिला रहे हैं। आप किसी चीज में आपका एक प्लेयर सर यहाँ तो के साथ हम शेर से खेल रहे हैं, लेकिन गीदड़ बने हुए गीदड़ है नहीं। मैं तो कहता हूं गीदड़, ये टीम पूरी गीदड़ है भाई, ये पूरी टीम। जब आप बताइए से भी हार रहे आपने उनका खूबसूरत तरीन आपने एक्शन देखा। अगर आपको नसीम क्रिकेट जरा सा इज्जत का पता चल गया हो पाकिस्तान की, उन्होंने पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयरों को, हर टीम के प्लेयर को उन्होंने एक्शन से जलील किया है। उसका बम जनरेटर चला दिया, उसको कबड्डी लड़ा दी, उसको टाइटैनिक बना दिया। ये होती है डिसेंसिटी की, किस तरह से प्लेयर को मजाक उड़ाया गया। तुम मजाक उड़ाया गया कि तुम ये प्लेयर हो, आप कर सकते हो। तो और आपस की बात है कि आप कैसे, आपको मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के टॉप एंकरों में शुमार होते हैं, आपको नहीं पता आपकी टीम 200 अच्छे सीजन में 250 से ज्यादा रन नहीं कर सकती, तो 280 रन कैसे करती? क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो नहीं है, 280 का मकसद सही। मैं ये आपको एक बात बोलूंगा, मैं कहता हूं, देखिए मेरा सवाल ये है, बोलूंगा मुझे एक लड़के का नाम बताएं, आप एक लड़के का मुझे नाम बताएं। मैं कहता हूं ये क्लास है टेस्ट क्रिकेट, ये 100 मैच खेलेगा, चले आप मुझे नाम बता दें। 100 मैच बाबर आजम नहीं खेलेगा, देखें मेरे असद शफीक नहीं खेलेगा, वो तो खेल रिजवान नहीं खेलेगा, असद शफीक रिजवान वगैरह को ले आए, अब ऑस्ट्रेलिया भेज दें। अब्दुल्ला शफीक नहीं खेलेगा, अब्दुल्ला शफीक खेलेगा, अभी तो आया है ना, उसका टैलेंट है। हम आप उस पर भरोसा नहीं किया था, उस पर इसलिए कर रहे हैं कि अभी भी, मगर उसको भी मेरिट पे खिलाया, उसके 3 साइड मैच। सईद भाई मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर आप बुज़दिली से भी हार रहे हो तो बहादुर बन जाओ। आप ऑस्ट्रेलिया के सामने बुज़दिली ये करेंगे ना,
ऑस्ट्रेलिया का सामने प्लेयर सर अपनी कंडीशन में अपनी पिचेस पर अपने माहौल में मेरे भाई सर इमरान खान साहब की क़यादत में किम ह्यूज की टीम आई थी 80s में 3-0 मार के भेजा है हमने। इमरान खान की क़यादत में, किसकी क़यादत में? इमरान खान की। वो था इमरान खान और वो ऐसे नहीं बना था। और ये ये अपने बाबर आजम गुड प्लेयर, मगर आप इसको इमरान खान से कंपेयर करोगे? क्रिकेट क्या? इमरान खान से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं कंडीशन की बात कर रहा हूं। बाबर आजम को भी गलत कप्तान बना गया, उसको अभी सेट तो होने दें, उसकी तो उसका डिसीजन देखें। मेन प्लेयर को उसने वो नहीं लिया, रिव्यू नहीं लिया। आप बताओ ये कौन सा डिसीजन है? ये मैच्योरिटी नहीं है मेरे भाई। सर रिजवान का लोग इतनी बात कर रहे हैं, मैं जरा थोड़ा क्लियर कर दूं। आप कह रहे हैं ना इंपैक्ट ऑफ स्टंप से बाहर था। अगर अंपायर ने आउट दे दिया नए लॉ के मुताबिक, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, अगर अंपायर ने आउट दे दिया है और इंपैक्ट भले ऑफ स्टंप के बाहर है, उसके बाद गेंद अंदर जाके विकेटों को उड़ा रही है तो वो आउट करार दिया जाएगा। अगर अंपायर ने आउट नहीं दिया है और इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर है गेंद लगने का, तो उस सूरत में वो आउट नहीं करार दिया जाएगा। तो रिजवान का आउट था, रिजवान को अलीम डार ने चूंकि आउट दे दिया था, वो इंपैक्ट ठीक है ऑफ स्टंप के बाहर था। अगर वो आउट नहीं देते, अगर आउट दे दिया था तो गेंद विकेटों में जा रही थी और नए लॉ के तहत वो आउट ही माना जाएगा। इतनी बहस चली हुई है जिस बहस का कोई फायदा दिखाई नहीं देता। सर नया लॉ है। मगर नसीम भाई उसको रिव्यू लेना चाहिए था, रिव्यू लेना चाहिए था। राशिद भाई मैं सबसे सर मुझे ऐसा लगा कि बाबर आजम अपने लिए रिव्यू बचा गए। बाबर आजम को लग रहा था वो आउट है और मुझे टेल के साथ बैटिंग करनी है, वो रिव्यू वहां पे सेव कर गए। मुझे ऐसा लगा। हो सकता है हर चीज पॉजिटिव है, पॉसिबल है। पॉजिटिव कहें, हर चीज पॉसिबल है। मैं आपको नसीम बता रहा हूं, मुझे बहुत अफसोस हुआ इन लोगों की। अच्छा मैं क्रिकेट, अब जो जितने प्लेयर खेल रहे थे इन्होंने सबने रन भी किए में सब, मगर जो जेन्युइन होता है ना, जो मेरिट पे होता है, इतनी बुरी तरह ऐसी टीम गिरती नहीं है। पूरे पहले मैच आपने बचा लिया, उसके बाद दूसरे मैच में आपने देख लें क्या बच गए बाल दूसरे में यहाँ बुला के आखिरी 3 गेंदों पहले चौका मारा है रिजवान ने, और वो कैच जो छूट गया रिजवान का सेकंड लास्ट ओवर पहले, पता चलता है आखिरी विकेट रह गई थी, वो मैच भी हम लूज नहीं कर गए होते। राशिद भाई आप उठा के पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट का वो देख लें कि कितने राशिद भाई चले मुझे बताएं, इतनी बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन है और सईद भाई अगर ये बात कर रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स ही T20 के हैं, ये जाके T20 में भी बहुत सारे इनमें से खेलते हैं। अजहर अली T20 नहीं खेलते। अजहर अली से जितनी एक्सपेक्टेशन इस सीरीज में थी कि तगड़ी टीम आ रही है, आप ऑस्ट्रेलिया में भी जाके खेले हो, आप पाकिस्तान में भी खेले हो, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इमारात में भी खेले हो, हर जगह पे आपका जितना एक्सपीरियंस था इतना बाबर आजम का नहीं था, इतना अब्दुल्ला शफीक का नहीं था, इतना इमामुल हक का नहीं था, बाकी बैट्समैनों का उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद था शान मसूद की सूरत में, सही बात, जो इतना डोमेस्टिक में रन स्कोर करके आ रहे थे। सर हम 2 चीजों से आ रहे हैं, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिएगा। नंबर 1 आ रहे हैं हम बुजदिली से, नंबर 2 हम आ रहे हैं अपनी नियतों से। सही नियत जो सच्चाई है ना सर, दोस्तियां निभाई जा रही हैं, हसन अली बाहर ही नहीं होगा। मैं जो इशारा दे रहा हूं सर, 2 चीजें मेन इसमें दिखाई देती हैं कि इसमें नियत का दारोमदार बहुत है। तो शान मसूद को इनको चाहिए था थर्ड टेस्ट में उसको इंक्लूड करना चाहिए। सर अगर फहीम अशरफ नहीं थे तो वसीम जूनियर को आपने क्यों नहीं खिलाया? हसन अली की जगह पे आप रिप्लेस कर सकते थे। हारिस रऊफ इतनी जान मारता है, वो भले कितनी भी मार खाए लेकिन वो अपना 100% देता है। आपकी रिवर्स स्विंग तेज बॉल से ही होगी ना। आप सेकंड टेस्ट में तो कमर ही नहीं मार रहे थे हमारे बॉलर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जो सईद ने कहा कि हमारी जो टीम है सिर्फ T20 और वनडे के लिए ये जो चल रही है ना टीम, टेस्ट के लिए तो टेम्परमेंट और लंबी इनिंग खेलने की जरूरत होती है, जो कि और कितनी लंबी इनिंग खेलेंगे वो? 50 रन करते थे 250 गेंदों पे, और कितनी लंबी इनिंग चाह रहे हैं आप? उन्हें सुला देते थे। अब्दुल्ला शफी ने माशाल्लाह अच्छा खेला है, उसको आप क्रेडिट तो दें। सर वो अच्छा प्लेयर जरूर है, मगर आप इंशाल्लाह टाइम लगेगा। अब्दुल्ला शफी को अगर आप देखें, ये पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही है, 4 फर्स्ट क्लास मैच हैं। हाँ वो सही है। अब आप यहाँ तो यही चलता है। देखिए ना अब्दुल्ला शफीक, अच्छा है, अजहर अली सर हमारी देखें इनकंसिस्टेंसी का आलम यह है कि हमें अब्दुल्ला शफीक अजहर अली से बेहतर प्लेयर दिखाई दे रहा है 4 मैचों में, क्योंकि हमारा जो मेन प्लेयर है जिसपे हम सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो परफॉर्म ही नहीं उस तरह नहीं कर रहा। बैटिंग पिच दे देंगे 100 कर देगा, उसके बाद फिर 4 मैच और खेलेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। असल में हमारा ये सिलसिला काफी अरसे से यही चल रहा है, क्योंकि नीचे से टैलेंट इतना आ भी नहीं रहा है और हमारी टीम सिलेक्शन जो है वो इतनी मेरिट पर नहीं है। इसमें मैं कहूँगा शान मसूद को तीसरा टेस्ट जरूर खिलाना चाहिए था, जो इसकी परफॉर्मेंस रही है PSL और जो भी प्रीवियस फर्स्ट क्लास और इसमें वनडे। 2 आपने ईच इनिंग 100 करवा दिया वो पिंडी में,
करवा क्या दिया, मैं किसी की सलाहियत नहीं, खैर वो तो आपको उसको क्रेडिट तो लेकिन देना पड़ेगा। कहने का मकसद है शायद अगर जो मैं आपसे 100 agree नहीं किए करता। थे ना, यहाँ पर हो सकता है वो 200 एक 100 कर देता। शान मसूद की जो फॉर्म चल रही थी, जो पिंडी की पिच थी। देखिए, सही बात है। बात ये है नसीम, मैं आपने याद करा देते तो मुझे याद आ जाते। कोई वो नहीं है कि इसने 200 किए, ईच इनिंग 100 करना आसान बहुत बात बड़ी नहीं बात होती। है, बहुत। मैं तो उसको मगर जब टीम full की credit- नियत, टीम के अंदर सिलेक्शन में किसी के साथ ज्यादती हो रही हो, आपकी टीम परफॉर्मेंस दे नहीं सकती। आपको ये बताओ, आप देखें अभी सर, नियतों नहीं, की बात है अगर कि- अगर मिसाल के तौर पे सर, किस अंदाज नहीं, से और आपने- नासिर भाई सबसे आप बड़ा उठा के सरफराज को बाहर किया, आज ये कप्तानी की बात कर रहे हैं। आज सईद भाई। देखें, नहीं अभी मैं देखें, मैं वो तो बताता हूं। ज़ाती हुई ना, राशिद 2 साल पहले। राशिद भाई, सर एक वो और चीज, उसने वो तो ज्यादती की हमारी, है ना। मैंने यहाँ नहीं, बैठ के आप- बोला था याद करोगे ये वक्त, मैंने भी आपके ये इस याद शो में करोगे, कहा मैं यहाँ पे नसीम, अगर आप सरफराज के साथ बहुत गौर बात से की है। देखें, गौर से देखें प्लेयर अच्छा होना और इज्जत मिलना एक दोनों डिफरेंट चीज है। प्लेयर बाबर आजम ने कितनी अच्छी इनिंगें खेली हैं, मगर टीम को फायदा ही नहीं हुआ। किस बात का कप्तान यार, मुझे बताएं। 200 रन नहीं कर सका, टीम को जितवा नहीं सका, उस एंड पे ले गया। जब आदमी की नियत हिसाब होती है, उस वही अच्छा प्लेयर, वो उसको ऐसी इज्जत मिल रही होती है कि वो 200-250 भी करता, टीम को भी जितवा देता। और नसीम ये भाई मैं आपको main- फैक्ट बता सर, रहा जब हूं। सरफराज परफॉर्म नहीं कर रहा था ना, ये जो सो टीम कॉल्ड को- लोग कहते हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इस वजह से बाहर किया, उस वक्त भी टीम नंबर 1 थी। हाँ, बिल्कुल। बात सारी ये हो रही है सर, आपको पाकिस्तान की जीत चाहिए बिल्कुल। या आपको किसकी बस- परफॉर्मेंस चाहिए? भाई आप 10 से खेल लो अगर जीत रहे हो, बिल्कुल। 11 की जरूरत ही नहीं है। आप सरफराज- आपने अपने जीत का जो आपने लेवल अपना गिरा लिया सर। और इस सीरीज के बाद ये जो हम बुजदिली से खेले ना राशिद भाई, सही बात है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, हम हारे ही बुजदिली की वजह हारे से। भी हैं और हमारी बिल्कुल नियत ऐसे ही, भी सही नहीं बिल्कुल ऐसे थी। ही। और इसमें इन विकेटों पर बगैर लेग स्पिनर के काम नहीं है। इन एशिया की विकेट्स, इंडिया और पाकिस्तान में खास तौर पर लेग स्पिनर के बगैर कोई काम चलता नहीं है इन विकेटों पर। बहुत जरूरी है लेग स्पिनर, और मैंने जाहिद तो को खिलाना चाहिए था इनको। राशिद भाई, मैंने आखिरी- तो मैंने जिंदगी भर ये सुना है कि ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड वाले ये लेग स्पिनर को अच्छा ही नहीं खेलते। बिल्कुल, सर, सारी बिल्कुल दुनिया सही है। फंसती है। मैं आता हूं सईद भाई, इस वक्त बिल्कुल, टेलीफोन सही, लाइन पे सही हमें भाई, ज्वाइन बिल्कुल, किया है 100% पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, जबरदस्त किस्म की जो है वो उनकी गुफ्तगू, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इंटरनेशनल जो उनका रिकॉर्ड है वो आउटस्टैंडिंग है। अनफॉर्चुनेट रहा कि वो इतनी क्रिकेट नहीं खेल सके, लेकिन जितना वो सच बोलते हैं हम उन्हें किसी सिस्टम में भी नहीं देखते और वो उनका काम ही सिर्फ सच बोलना है। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई। जी वालेकुम सलाम नसीम भाई और सब जितने भी मेहमान यहाँ पर बैठे हैं सबको अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम। ठीक हो आप? रऊफ भाई, सईद आजाद भाई, राशिद इसरार भाई बैठे। जी बहुत बहुत सलाम मेरा। वालेकुम सलाम। रऊफ भाई, हम बात ये कर रहे हैं कि हमने बुजदिली के साये में सीरीज का आगाज किया, डरे हुए खौफ में हमने आगाज किया और हम सीरीज एंड ऑफ द डे अपनी बुजदिली और नियतों की खराबी की वजह से हार गए। हमने जाहिद को मौका नहीं दिया, शान मसूद की जिस तरीके की परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चल रही थी या उनकी फॉर्म थी, उन्हें मौका नहीं दिया। हसन अली अगर लग रहे थे कि इतने फिट नहीं है तो फिर हम हारिस रऊफ को मौका दे सकते थे। फहीम अशरफ की जगह पे कहीं वसीम जूनियर जगह नहीं बना ले। कहीं ना कहीं नियतों का कुछ अमल दखल लग रहा है आपको पाकिस्तान क्रिकेट में रऊफ भाई? नसीम भाई, सबसे पहले तो मैं उसकी बात करता हूँ हसन अली की। देखिए कि आपके पास एक सेट होता है फास्ट बॉलर्स का, क्योंकि पाकिस्तान जानते हैं आप सब लोग कि पाकिस्तान में इस तरफ एक ही गेम का फ्यूचर है और वो क्रिकेट है। और हर पाकिस्तान के गली मोहल्ले गाँव शहर में ये टेबल क्रिकेट खेली जाती है और इसीलिए जो बॉलर्स हैं बहुत ज्यादा फरावानी से मैसर आते हैं। मगर अब जो हमारी वहाँ पर मैनेजमेंट बैठी होती है उनसे सिर्फ और सिर्फ अगर 10 या 15 बॉलर्स आपके पास आए हैं तो उनका काम ये होता है कि उनको चूज करके डिफरेंट फॉर्मेट में उनको खिलाना। तो इनसे ये काम भी सही तरीके से नहीं होता। तो बाकी कोचिंग करना या उनको गाइड करना या उनको बायोमैकेनिकली उनको ठीक करना, ये तो बहुत दूर की बात है। अब हसन अली भी आ जाए कि अगर देखें वो जो है टेस्ट क्रिकेट उसने उसे 10 आउट किए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, मगर उसकी फॉर्म इंतहाई नाकिस थी T20 क्रिकेट में। मगर जो हमारा मैनेजमेंट है, जो सिलेक्शन कमेटी है और जो कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने जबरदस्ती उसको T20 वर्ल्ड कप में भी खिलाया, वहां पे भी वो बुरी तरह एक्सपोज हुआ, फिर अगली सीरीज में भी उसको खिलाया, वहां भी एक्सपोज हुआ। अब उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि वो टेस्ट क्रिकेट की जो फॉर्मेट है उससे भी वो बाहर हो जाएगा।
अब इसी तरह इन्होंने पहले वो जो शाहनवाज दानी था उसने T20 में परफॉर्म किया था, उसको इन्होंने डायरेक्ट टेस्ट टीम में अनाउंस किया। जाहिद महमूद ने 4 डे की में परफॉर्म किया था, उसको T20 में अनाउंस कर दिया। जो वो मूसा खान था उसने T20 में परफॉर्म किया, उसको ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट मैच खिला दिया। एक और वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर था, उसको यहाँ पर खिलाना चाहिए था जफर गौर, उसको न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच खिला दिया। तो ये देखें कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे ये पिक एंड चूज नहीं होती। अब दूसरी बात जो आपका जो असल सवाल है कि नहीं थे या क्या, अब बात यह है कि जब तक आपका क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग नहीं होगा, देखिए जिन ममालिक के बोर्ड स्ट्रांग है, इदारे या ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन स्ट्रांग है, वो हमेशा बोल्ड डिसीजन लेते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में देखें कि उन्होंने जो उनका राइट आर्म लेग स्पिनर था बिल्कुल न्यू कमर था। अब जो मैकगिल है वो भी, ये जो साजिद खान या अपना नुमान है या जो हमारे दूसरे बॉलर्स खेल रहे हैं, इनकी एज का ही होगा, उसको अभी भी खिला सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, मगर उन्होंने कभी उसको पिछले 5-7 साल में कभी उसको कंसीडर नहीं किया और नए लड़कों को चांस दे रहे हैं। वजह क्या है कि उनका क्रिकेट बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे क्या होता है कि मैं करते हुए सारे वो आ जाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये तीर चला दूंगा, मैं वो चोटी फतह कर लूंगा। तो ऐसे लोगों को ला के चेयरमैन बना देते हैं फ्रॉम नोवेयर। अब वो क्या करते हैं, क्योंकि बोर्ड स्ट्रांग नहीं होता, उनके अपने पाँव टांगे काम पर ही होती है और वो इस वजह से वो बोल्ड डिसीजन ले नहीं सकते, उनको पुराने प्लेयर्स पर ही जाना पड़ता। आप कोई भी क्रिकेट बोर्ड उठा के देख ले, कोई चेयरमैन उठा के देख ले, कोई सिलेक्शन कमेटी उठा के देख ले, पिछले 10-15 साल में आप बार आप पुराने प्लेयर्स पर गए हैं, आपने 40-40, 38-38, 35-35 साल के प्लेयर बार खिलाए हैं। इसकी वजह क्या है कि आपकी फुटिंग स्ट्रांग नहीं है, आप वीक फुटिंग पे आप अपना इक़्तिदार, अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे हैं, आपका जो ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम है वो कोलैप्स है, और वो कांपती टांगों के साथ या वीक जो हार्ट है आपके साथ, उसके साथ आप बोल्ड डिसीजन ले नहीं सकते। इसी वजह से आपने देखा कि इस टेस्ट में भी राइट आर्म लेग स्पिनर को खिलाना चाहिए था, मगर किसी को नहीं खिलाया, उन्होंने चांस ही नहीं दिया। बिल्कुल। कांपती टांगे या वो क्या कहला रहा है आजकल तो बड़ा मशहूर चला हुआ है कांपे टांगनी आजकल तो बड़ा मशहूर चल रहा है। लेकिन ये कांपे क्या ओडीआई सीरीज में भी इसी तरह कांप रही होंगी? देखिए ओडीआई में पाकिस्तान की जो टीम है काफी बैलेंस है, उसमें फखर जमान आ जाएंगे, इफ्तिखार आपका सीनियर प्लेयर है, उसके बाद जो स्पिन बॉलिंग है एडवांटेज है पाकिस्तान को, शादाब खान आ जाएगा, उस्मान कादर फॉर्म में है और इनको बहुत ज्यादा वहां पर एडवांटेज है। मगर ऑस्ट्रेलियन टीम इतना ये टेस्ट सीरीज जीतने के बाद इतने वो भी वीक नहीं होंगे और एक इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। इससे पहले जो ये टेस्ट सीरीज है इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जिनके ऑफिशियल्स हैं इन्होंने तो पूरी अपनी कोशिश की थी कि इसको इंटरेस्टलेस सीरीज बनाया जाए और क्रिकेट के शायकीन को भी उससे दूर किया जाए और उससे किसी किस्म का इंटरेस्ट क्रिएट ना किया जा सके। इतनी मुर्दा पिचें इन्होंने बना दी। मगर थैंक्स टू पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे, उन्होंने आखिर में एक बोल्ड डिक्लेरेशन लेकर एक टेस्ट सीरीज को पूरी दुनिया के जो शायकीन है उनके लिए इंटरेस्टिंग बना दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो टोपियां बांट रहे हैं यहाँ पर, एक टोपी पैट कमिंस को भी पहना देनी चाहिए हॉल ऑफ फेम की। नहीं, मेरा तो ये ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ टाइम देगी पाकिस्तान को ओडीआई सीरीज में, वनडे में भी और T20 में। अच्छा, हालांकि उनके 5 मेन प्लेयर नहीं है, कुछ नहीं स्टार होता, उनका जो मेंटली जो उनका वो है ना, असल में क्या कि हम बुजदिली की वजह से डाउन ना हो जाएं, जो हम दिखा के आ रहे हैं बुजदिली, वो मेंटली बहुत टफ है, फिजिकली मेंटली और उनका सिस्टम भी इतना स्ट्रांग है। जैसे अभी रऊफ भाई ने, सईद भाई एग्जांपल दी कि मैकगिल अब भी खेल सकता है, बिल्कुल शेन वॉर्न और मैकगिल एक वक्त में बिल्कुल दो भी एक साथ खेलें। नहीं, ये जो इनका स्वॉप्सन है ये बुरा बॉलर नहीं है। नहीं, कहने का मकसद है नए को मौका दिया, मगर उसने बॉलिंग अच्छी की है। सेकंड टेस्ट में मैंने देखा उसको, सर थोड़ा अनलकी था। अब बात उससे बॉलिंग बहुत अच्छी है। रऊफ का कहने का मकसद ये है मगर ये प्लानिंग होती है, वो घूम के नहीं देखते, वो घूम के नहीं देखते। देखिए उनके जो सीनियर प्लेयर होते हैं ना, वो ग्रूम करते हैं। जो कप्तान भी होता है, जो अभी जैसे पॉन्टिंग आया था, स्टीव वॉ के अंडर खिलाया, इसलिए स्टीव वॉ को इतनी टाइम दिया कि पॉन्टिंग को बना दे कप्तान, फिर उसके बाद इसको भी टाइम दे। ये तो उनकी एक फ्यूचर प्लानिंग होती है और वो लोग बड़े फेयर है अपनी कंट्री से, और उनके यहाँ कोई ऐसी एंगलिंग होती नहीं है, लाइकिंग डिसलाइकिंग ग्रुप नहीं होते, वो मुल्क के लिए खेलते हैं और मुल्क को फायदा पहुंचाते हैं। नसीम एक चीज बता दूं, अभी बड़ा अच्छा आपने वनडे की बात की है, ये ऑस्ट्रेलिया है, अगर बाबर आजम ने ओपन की नहीं, ओपन तो वनडे में नहीं करते, T20 में करते। अगर मिसाल के तौर पे ये फखर जमान वगैरह, बाबर आजम, अगर T20 में भी मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर अब इन्होंने सही तरह टीम नहीं खिलाई, अपनी परफॉर्मेंस के लिए बाबर आजम ने ये काम किया, तो ये ऑस्ट्रेलिया है।
ये कोई वाली टीम नहीं है। आप ये ना समझें कि ये इनको जहनी तौर पे मार दिया। बिल्कुल। अब जितने जितने ये वो कर रहे थे ना, ये जो उसने डिक्लेरेशन की है और उसने परफॉर्मेंस टीम को बता दिया है, ये यकीन करें कि उनको एक एक बंदे की स्ट्रेंथ का पता था। ये नहीं कर सकते सेकंड डे में। ये सईद बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो नहीं, strength मकसद है, है इतनी स्टडी जी। उनका बहुत बोल्ड डिसीजन था ये जो बिल्कुल। इन्होंने इनको declare ये किया। भी पता है कि पढ़ के आते छह हैं, नहीं- वो तैयारी के साथ आते हैं। उनका एनालिस्ट है ना, वो बिल्कुल। प्रॉपर तौर पे सीरीज के एक एक चीज को देख बिल्कुल, रहा होता वो उनका है। चलता देखिए, है एक पूरा ही वो जगह पे रिजवान को आउट वीडियो। किया है उन्होंने। हाँ। एक आप रिजवान- जरा उनकी तैयारी देखें, फवाद आलम को एक ही तरीके से आउट बिल्कुल, किया है कि बिल्कुल। कहां पे फंसाएंगे हम, बिल्कुल, कैसे फंसाएंगे। यही तो होता है ये स्टडी पूरा कोच का और एक ऊपर से टीम मैनेजमेंट का। आपस की बात है कि टेस्ट मैच हुआ, 6 इनिंग होती हैं। बिल्कुल। 6 इनिंग होती हैं। आप इन प्लेयरों को जिसको भी उठा के देख लें, किसी ने किसी भी मैच में, एक मैच में 200 कर दिए, 150 कर दिए, मगर ये तक पता होता है इन लोगों का कि ये दूसरी इनिंग में इसमें किया, अगली इनिंग में करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें इतना करेंगे। ये हमारी तो है, हमारे सिस्टम यही है। हमारे यहाँ कोई ऐसा ग्रेट प्लेयर अभी भी पैदा नहीं हुआ जिसपे आप ये कह देंगे पूरी टीम को लेके चला जाएगा। अभी सिर्फ मैं- अपनी परफॉर्मेंस करते हैं और करने के नसीम बाद भाई एक निकल बात जाएंगे। मैं ऐड कर दूं कि ये जो जावेद मियांदाद को ये जाया कर रहे हैं, इनको चाहिए जावेद मियांदाद को अंडर 19 और अंडर 14 के लिए इसको बिल्कुल हेड कोच बनाएं। और इसका जो 18 साल का एक्सपीरियंस है और जो मियांदाद ने सर्व किया है, तो हमें ऐसे लोग चाहिए। और आप जाया कर रहे हैं अभी तो वो उनको मैच देखने के लिए स्टेडियम नहीं बुला रहे हो आप, कह रहे हैं कि उनको लगा देंगे यहाँ पे। भाई, ये तो देखे ना, अगर उन्होंने नियत ऐलान- खराब है तो फिर यही होगा फिर। नहीं, नियत खराब है। अगर जावेद मियांदाद का जस्टिस कयूम की बुक में नाम आ जाता तो आ जाता टीम में। नहीं रघु भाई, जरा थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा, जो अभी है? बात हो कह रहा रही थी कि उनके एनालिस्ट और हमारे एनालिस्ट, जो उनके एनालिस्ट हैं वो फिर जिस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, उनके लोग जो कह दिया जाता है, जो समझा दिया जाता है, उस पर अमल करते हैं। हमारे बॉलर्स को भी शायद समझाने वाले बहुत होंगे, बताने वाले बहुत होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भी वेवर्ड हो जाते हैं। एक कंसिस्टेंसी बॉलिंग लाइनअप में भी दिखाई नहीं देती। ऊपर से कोई आउट करके देना 3-4, कोई भी नहीं है। भाई आप खुद देख लेना वसीम को सर, मैं क्यों आता हूं नहीं एक सेकंड। जी रघु भाई। अच्छा नसीम भाई, इसमें बात ये है बॉलर्स की कि जब तक आप एजुकेशन, देखिए हमारे डीन में भी कहा है कि एजुकेशन ले पढ़े। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप प्रॉपर एजुकेशन नहीं लेंगे, आपका विजन नहीं खुलेगा। आप किसी को कैसे गाइड कर सकते हैं जब खुद आपके पास नॉलेज नहीं होगा। एक खेलना डिफरेंट चीज है, इस चीज की एजुकेशन लेना, इसकी पढ़ाई करना। फिर आपने देखना कि एक बॉलर है, उसके बॉडी के कौन से हिस्सों पर स्ट्रेस पड़ रहा है। आपने उसके बायो मैकेनिकल उसके एस्पेक्ट देखने हैं कि उसकी जो अपने जो मसल की फोर्स है वहाँ कहाँ पर बैलेंस हो रही है, जो आउटसाइड फोर्सेज हैं वो किस हद तक उस पर असरअंदाज हो रही है। फिर जो उसका पूरा बायो मैकेनिक सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसको बैलेंस किस तरीके से करना है। तो ये एक पूरी एक साइंस है जिस पर उन लोगों ने वर्क किया हुआ है। आपने यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन सिस्टम का नाम रख के और नीचे आपके कोचेज वही है, वो क्या उसका नाम है, जेदा, मोचा, फज्जा और फीका, ये आपने कोचेज लगा दिए। तो ये मैं बिल्कुल फैक्ट बात कर रहा हूँ। आप इनके नाम देख, बिल्कुल, यही लोग हैं, ये बिल्कुल, सही कह रहे हैं। यही लोग, ये जो बड़े आपके रीजन हैं सारे यही कोचिंग कर रहे हैं। तो ये फिर आप जब बच्चों को इस लेवल के लोग ट्रेन करेंगे, जिनको बात करनी नहीं आती, जिनको बच्चों को समझाना नहीं आता, जिनके पास अपना एजुकेशन नहीं है, जिनको पता नहीं है कोच का रोल क्या होता है, कोच का विजन क्या होता है, कोच की इंपॉर्टेंस क्या होती है, बायो मैकेनिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं किसी भी चीज को सही करने के, तो वो फिर क्या करते हैं, वो उल्टा चीजें दुरुस्त करने के बजाय उनमें बिगाड़ पैदा करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे कितने ही बॉलर्स जाया हो जाते हैं। वजह क्या है कि उनको देखिए कि अल्लाह ताला ने आपके बायो मैकेनिक्स बनाए हैं, वो उस तरीके से बनाए हुए हैं जिस तरीके से आप एक्ट कर रहे हैं। अगर आप उसको डिफरेंट एंगल में मोड़ देंगे तो वो बॉलर जाया हो जाएगा। बच्चे को पता नहीं होता, वो सीनियर प्लेयर की गाइडलाइन लेता है, मगर सीनियर अपनी इलिटरेसी की वजह से एक छोटे बच्चे का फ्यूचर तबाह कर रहे होते हैं, पर उनको इस चीज की एजुकेशन ही नहीं होती है। जो ऑस्ट्रेलियन है वो क्या करते हैं, ये जो पैट कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क है या हेजलवुड है, मैंने इनकी जब ये अंडर 19 से आए थे वर्ल्ड कप खेल कर, तो मैंने इनकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग अलग की हुई है। मैंने इनको देखा तो इनके जो जिस्म का झुकाव था बॉडी का, वो थोड़ा सा जो इनबैलेंस था, जो उनको बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट था बॉलिंग के हिसाब से, वो थोड़ा सा आगे को था। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि किसी का उन्होंने एक्शन चेंज नहीं करवाया, किसी का उन्होंने बॉल का ग्रिप चेंज नहीं करवाई, किसी का उन्होंने और कुछ, उन्होंने सिर्फ उनका जो बैलेंस था वो सेंटर में किया। बैलेंस सेंटर में होने की वजह से ये तीनों दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन गए।
हमारे क्या करते हैं, हमारा एक छोटा सा इशू होता है, उसको ठीक करने के बजाय उनको दूसरी चीजें, क्योंकि हमारे लिटरेसी रेट है ही नहीं है। अब रमीज राजा देख लें कि इनको ये चेयरमैन बनाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, इनसे 20 प्लेयर मैं गिनवा सकता हूँ जो ज्यादा बेहतर है, जिनकी एवरेज ज्यादा बेहतर है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। मगर इनको किस लिए इमरान खान ने यहाँ पर लगाया कि इनकी एजुकेशन सबसे अच्छी थी। अगर इनको एजुकेशन की वजह से बाकियों से प्रेफरेंस दी गई है जो इनसे टॉप प्लेयर्स थे, तो इन्होंने आगे कौन से लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाए हैं? सारे इलिटरेट ला के रखे हुए हैं जो आपके रीजन की भी कोचिंग कर रहे हैं, आपके अंडर 19 बच्चों की भी कोचिंग कर रहे हैं और नीचे भी कोचिंग कर रहे हैं। तो ये जो फिजिकल फिटनेस का मसला क्यों आता है? आप जिसको आपका ट्रेनर बनाते हैं वो बजाय कि आगे उनको जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको ग्रूम करने के बजाय वो अपने रिश्तेदारों को ले आते हैं जो बायोमैकेनिक, जिन्होंने अपना ये एनालाइज करना होता है सारे सिस्टम को, जो आपने अभी बात की ऑस्ट्रेलिया में क्यों बेहतर है, तो बजाय के वेरी वेल एजुकेटेड और जो ब्रेन लोग हैं या क्रिकेट से रिलेटेड है उनको एजुकेट करने के, उनको ये कोर्सेज करवाने के एनालिस्ट के, आप अपने दोस्तों को, अपने जो आप ये जो पहले बैठे हुए वो अपने दोस्तों के ले आए, कोई अपने रिश्तेदार को ले आया, कोई किसी को लाया, कोई किसी एकेडमी में भेज दिया, किसी को नेशनल एकेडमी में रख दिया। तो इस तरीके से ये सिस्टम चला रहे हैं। जब आपका सिस्टम इस तरीके से चलेगा तो फिर आपका डिफरेंस क्रिएट होता रहेगा ये जब भी बड़ी टीमें पाकिस्तान के टूर पर आएंगी। रऊफ भाई मैं आता हूं, अभी आपसे जरा एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। सरफराज नवाज साहब लास्ट वीक आए थे, आपने बायो मैकेनिक्स की बात की, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं शाहिनशाह अफरीदी के बॉलिंग एक्शन को अभी से जरा देख लो, जिस दिन वो ज्यादा आउट कर देगा उस दिन वो प्रॉब्लम में भी आ सकता है। ये सरफराज नवाज ने बात कही थी कि कोई एक गेंद उनका उनके अल्फाज में कि वट्टा भी हो जाता है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो फिर जरा बात करेंगे तमाम इश्यूज पर, ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे बॉलर से ऑल आउट नहीं हो रहे, हमारे पास ना वो स्पिनर दिखाई दे रहे हैं जो माजी में टीमों को आउट किया करते थे, ना फास्ट बॉलर्स में भी वो हमें कोई एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है कि कोई एक बॉलर आएगा और एक स्पेल करेगा, उसमें 5 आउट करेगा और मैच को तब्दील कर देगा। ये खासा रहा है। मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं, शाहिनशाह अफरीदी ने T20 क्रिकेट, ODI क्रिकेट में बहुत परफॉर्म किया और वो पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन वो जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि नई गेंद से वो विकेट लेकर देंगे, सूरत हाल को बदल देंगे, प्रेशर में टीम को ले आएंगे, ये दिखाई नहीं देता। फास्ट बॉलर, जरा रऊफ भाई से ये सवाल पूछ लूं जो सरफराज नवाज साहब ने बात की थी। सरफराज नवाज साहब पिछले हफ्ते शो का हिस्सा थे, इसको बहुत सारे लोगों ने क्लियर भी किया। आकिब जावेद साहब का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, अखबार में लगा हुआ था कि जो शाहिनशाह अफरीदी की बॉलिंग को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये बचकाना बातें हैं। शाहिनशाह अफरीदी को तो ICC ने भी अवार्ड दिया है। रऊफ भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं, एज ए फास्ट बॉलर, आपने बायो मैकेनिक्स पे भी बहुत बात की थी, शाहिनशाह अफरीदी के एक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उनका कहना है कि उनकी रिस्ट हर दफा मुख्तलिफ आती है जो शकूक के सबब बन सकती है। जी देखिए नसीम भाई, इसमें 2 चीजें आ जाती है कि इसमें जो आपका इसको एनालाइज करना पड़ेगा, इनके जो एक्शन पे जो आपका टॉप क्लास एनालिस्ट है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कुछ एनालिस्ट ऐसे हैं जिनको 100% उनको आइडियाज होते हैं, अब मगर वो रिवील इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बेचारे वो बोर्ड के पेरोल पर होते हैं और वो डरते हैं कि हमारे पर इशू ना बन जाए। क्योंकि जो मोहम्मद हसनैन का इशू था तो हमारे एक एनालिस्ट थे, उन्होंने मुझे बहुत अर्सा पहले उनका बता दिया था। इस तरह 1-2 और बॉलर थे, उनका भी उन्होंने मुझे बताया था और बाकायदा उनकी पिक्चर्स उन्होंने भेजी थी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखें कि इसको अंडर द कारपेट ऐसे इश्यूज को नहीं डालना चाहिए कि ये बचकाना बातें हैं या कोई भी बातें। अगर किसी ने सरफराज नवाज कोई ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉलर थे अपने टाइम पे, और पाकिस्तान के जो मास्टर से रिवर्स स्विंग किया, जिन्होंने रिवर्स स्विंग उन्होंने ईजाद की थी, तो उन्होंने कोई ऐसे बात नहीं की होगी क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज्यादा है फास्ट बॉलिंग का। उन्होंने कोई चीज महसूस की होगी तो उन्होंने बात की है। तो इनको मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो अपने एनालिस्ट का पैनल है उससे सामने रख के इनका एक्शन दोबारा रीचेक करना चाहिए। अगर उसका थोड़ा सा कोई है डाउट तो उसको अभी से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय कि जब एक दफा इंटरनेशनल लेवल पर इशू बन जाएगा तो फिर गेम जो बॉल है वो आपके कोर्ट से निकल जाएगी और फिर एक लंबा अरसे तक उनको मेरा ख्याल है कि बाहर बैठकर स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। तो ये अभी इनको मेरा ख्याल है कि अच्छे तरीके से देखना चाहिए। राशिद भाई, ये जिस तरह जो बात बिल्कुल एग्जैक्टली रऊफ ने कही है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात जो है वो सरफराज साहब ने भी कही थी कि भाई आप इसको अपने कोचेस के थ्रू, अपने जो लोग भी एनालिस्ट हैं उनके थ्रू जरा चेक करा लें। ऐसा ना हो कि बाद में सर पकड़ के बैठे हो। हसनैन की एग्जांपल आपके सामने, एक बिग बैश खेलने गए थे, वो अंपायर ने कॉल किया, पूरा PSL बाहर बैठे रहे, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को दस्तयाब नहीं थे,
देन अब बात हो रही है शाहिनशाह अफरीदी की, और ये हमारा मैच विनर है, क्रूशियल है। बिल्कुल। और अगर ये भी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि कहीं से कुछ बात आ जाए, तो रऊफ जो बात कर रहे हैं इसको चेक करना चाहिए। सरफराज साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल चेक करना चाहिए। जैसे रऊफ ने कहा, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, और सरफराज ने भी लास्ट वीक जो कहा कि उनको बिल्कुल सही तरीके से, इनको आकिब जावेद को चाहिए कि ये इनके साथ आकिब जावेद तो खुद कह रहे हैं बचकाना बात कर रहे हैं। आकिब जावेद कह रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन एक्शन है, बचकाना बात कर रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, फिर भी कोई रिव्यू तो कर सकते। देखिए ना, रऊफ ने यही बात कही कि ये बचकाना बात नहीं है। बिल्कुल। इससे पहले कि आपके सर पे सही बात है, पड़े, वो कहते हैं ना सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। बिल्कुल। अभी तो आपने सर मुंडाया नहीं है सर, अभी ओलों से बच सकते हैं। बिल्कुल। कहने का मकसद है ये बात पहले से निशानदेही कर दी गई है, बजाय इसको कि मिजा में लिया जाए कि ये बचकाना बात है। सईद भाई, नसीम भाई देखें, ये और सरफराज नवाज की आई जरा बताइएगा। सरफराज नवाज की जो आई है, नो डाउट कि उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो बात को देखी हो कि दो, मगर इसका एक मेरे पास हल है। अगर आप कहते बॉलिंग हैं से रोक दें? नहीं, कोई नहीं रोक दें, बॉलिंग से उसे बॉलिंग से करने दें। जो मैं समझता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ये, इस वक्त इसको सही साइकोटिस्ट चाहिए इसको इसलिए कि जब बच्चा काफी लंबे छोटी एज में इज्जत बहुत ज्यादा मिल जाए, और उसकी स्पीड, इसकी आप देखें, कंटिन्यू में देख रहा हूं, इसकी स्पीड ऊपर मैच में खिला नहीं, रहे हैं। इसकी स्पीड ऊपर नहीं जा रही है, इसकी स्पीड तो हर मैच खिला रहे हैं। अब मैं यही कहना चाह रहा हूं, इसको ब्रेन वॉश करें कि बस इतनी स्पीड पे तुम दूसरी वैरायटी लाओ, ये जहां जोर लगाएगा अब नहीं निकलेगी। एक लिमिट होती है कुदरत की तरफ से, एक वह है कि इस स्पीड तक बजाएगा फास्ट बॉलर, ये वक्कार हो जाए, ये दूसरा फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान का है, ये अगर जहां विकेट को आप स्पीड को बढ़ाने जाएंगे, वहां आपकी रिस्ट में या शोल्डर्स में आपका चेंज आएगा। और तो हो सकता है ये इस चक्कर में अभी हो, इसको आप रोक सकते हैं, अपने नफ्सियाती डॉक्टर को बुलाएं और उसको कहें कि इसको बताओ कि इससे ज्यादा 144 से ज्यादा या 143 से ज्यादा बॉल नहीं करेगा। वो हो सकता है साइकोलॉजिस्ट को जरूरत है इस वक्त, अगर इस वक्त कोच की जरूरत नहीं है। गुड पॉइंट सही, इसको कोच की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ इसको बिठाएं, इसको कहें जिस स्पीड पे तुम बॉल कर रहे हो यही बॉल है, इसी में फिटनेस लेवल आप अपना बराबर रखें और इधर ही रखें, और स्विंग पे तवज्जो ले लें, लाइन और लेंथ पे तवज्जो कर लें, तो ये बचत हो जाएगी। नहीं तो सरफराज भाई ने जहां ये जोर लगाएगा, अब जहां इसको, अब ये मैं देखें है तो ये वो यही कह रहे थे क्या, एक आध 2 ओवर में एक आध गेंद का झटका लगता है। आपको एक चीज बता दूं, जिस उरूज पे इस उम्र पे ये आया है ना, ये आया है, मैंने अभी तक इतना अच्छा, मैंने लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर, मैं तो कहता था कि ग्रेट फास्ट बॉलर है, मगर ये जो आवाज इस वक्त हमारा नंबर 1 बॉलर, इसको आप नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाएं, वो इसका ब्रेन वॉश करे, और इस स्पीड से ज्यादा आगे जाएगा जो सरफराज भाई ने बोला है वो हो जाएगा। फिर भाई ये जो सईद भाई का पॉइंट है, जरा इस पे रोशनी डालिएगा कि किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाए, क्योंकि कंटिन्यूएशन में क्रिकेट खेल रहे हैं और स्पीड नहीं बढ़ रही है। जरा प्लीज, हमारे यहाँ वैसे रऊफ भाई वर्कलोड मैनेजमेंट भी ना होने के बराबर है। वहां जोश हेजलवुड को बिठा देते हैं एक मैच में किसी को बिठा देते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं शायद, ऐसा लगता है। बिल्कुल, जो सईद भाई ने बात की है, बिल्कुल इससे मैं एग्री करता हूँ। और ये देखें कि ये जो आप साइंटिफिकली जो आपके बॉडी में मसल्स होते हैं, एक के फास्ट पिच मसल होते हैं और किसी के स्लो पिच मसल्स होते हैं। तो जिनके फास्ट होते हैं उनकी नेचुरल स्पीड ज़्यादा होती है, और जिनके स्लो पिच होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो एक मैक्सिमम लिमिट तक रहती है। आप जितनी भी कोशिश कर लें उससे ज़्यादा आप स्पीड बढ़ा सकते नहीं है, क्योंकि ये आपकी नेचर और आपकी फितरत में ये चीज़ शामिल होती है। तो दूसरा, जहाँ तक इन्होंने बात किया, तो डेफिनेट अब अर्ली एज में जो भी आपका प्लेयर आता है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ना सिर्फ एजुकेट किया जाए अच्छे तरीके से, बल्कि जो अच्छे जो आपके टॉप क्लास साइकोलॉजिस्ट हैं जो रिलेटेड टू क्रिकेट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको उन पे अपॉइंट किया जाए, बजाय कि ऐसे नोटोरियस करेक्टर जिनको पास्ट में इन्होंने इनको बाद लोगों का उन्होंने मेंटोर रखा था, और उसके बाद जो रिजल्ट आपने भुगते हैं वो पूरे पाकिस्तान के सामने और पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई थी। बजाय ऐसे लोगों को इनके मेंटोर बनाने के, इनको थोड़ा सा जो अच्छे लोग हैं तो उनके साथ इसको गाइडलाइन लेनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के साथ इनका कांटेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद जो इनका पीरियडाइजेशन प्लान है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, कि आपने उसको डिवाइड करना है, जो उसकी एक्टिविटी है, जो उसका वर्कलोड है, जो उसका स्ट्रेस लेवल है, उसको पोर्शंस में डिवाइड करके आपने उसको लेकर चलना होता है। ये नहीं होता कि आपने उसको बस आ गया बेचारा एक बच्चा 19-20 साल का, तो आप अपनी सीटें बचाने के लिए उस पर अपनी जीत के लिए उस पर एक्स्ट्रा लोड डाल दीजिए और क्लैप्स हो जाए।
तो भाई आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम उसको तोड़ फोड़ के रख दें। आप भाई उसका भी कोई वर्कलोड मैनेजमेंट तो होगा ना। अब जाहिर सी बात है वो भी आउट करने के लिए कहीं एक आध दफा जान मारेगा, फिर खुद को फिट रखने के लिए वो कहीं जान नहीं मारेगा, क्योंकि उसी ने खेलना है, उसी को ही लेके आना है अपने चेहरे बचाने के लिए। भाई उसको भी आराम की जरूरत है। आपके पास हारिस रऊफ की सूरत में एक ऑप्शन मौजूद था कि आप शाहीन के साथ थोड़ा बर्डन कम होता, शाहीन का एक एंड से और जान लगा रहा होता, लेकिन आप हसन अली को ही कंटिन्यू करते चले गए। तो ये भी एक ओडीआई सीरीज की जाते जाते बस थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारी टीम को कमबैक करने के लिए क्या कुछ करना होगा। जिस माइंडसेट से हम रऊफ भाई खेल के आ रहे हैं उस माइंडसेट से कैसे निकलेंगे? देखिए, जो पाकिस्तान की ओडीआई में परफॉर्मेंस है, पीछे जो 2 सीरीज पाकिस्तान खेला बहुत अच्छी है, उसके अलावा जो T20 परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की वो बहुत अच्छी है। अब देखें कि ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तान के प्लेयर्स पर, जो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान की डिफीट हुई है, उसका कितना ज्यादा स्ट्रेस इन्होंने लिया है। तो ये जो बेसिक पॉइंट है, अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है असल में आपके जो कोचिंग स्टाफ की है, जो आपकी मैनेजमेंट की है, कि वो किस हद तक वो वेरी वेल एजुकेटेड है और वेरी वेल एक्सपीरियंस लोग हैं, कि वो किस हद तक ये जो तासर है, जो टेस्ट सीरीज की डिफीट है वो जाहिर करने में, और जो मीडिया का प्रेशर है वो जाहिर करने में कामयाब होते हैं। और एक फ्री और ओपन माइंडेड के साथ पाकिस्तान टीम को ग्राउंड में उतारते हैं। तो जब अगर ये प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर होगी। अगर इसी प्रेशर से वो खेले तो फिर मेरा ख्याल है कि रिजल्ट भी टेस्ट सीरीज से मुख्तलिफ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, जबरदस्त एनालिस्ट अब्दुल रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऑल आउट का हिस्सा बने। सईद आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच। तो फिर ऑल आउट में आज इतना ही, हमसे ऑल आउट नहीं हुआ और हम सीरीज हार गए, लेकिन अब ओडीआई सीरीज आने वाली है जिस पर हम कल के शो में बात करेंगे कि पाकिस्तान जिस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ क्रिकेट खेला है उससे कैसे निकलेगा। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत जिंदगी रही। तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।